हेलो एवरीवन। हाँ जी, हमारी यूनिट कंटिन्यू चल रही थी स्ट्रक्चर ऑफ एटम। स्ट्रक्चर ऑफ एटम, देखिए लास्ट टाइम हमने किया था इसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट या फिर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ठीक है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स की हमने फर्स्ट सीरीज की थी हमने, जिसको हम बोल रहे थे ट्रिक के थ्रू हमने इसको याद भी किया था, शक्ति विकर्मन फिको निकुंजन। ठीक है, हमने इसको याद भी किया था। तो उसमें हमने बोला था कि जो क्रोमियम है और कॉपर है वो एक्सेप्शनल केस है, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो उनके फैमिली मेंबर है, ठीक है, जो डी ब्लॉक एलिमेंट है उनसे अलग है। ठीक है, ऐसा क्यों है? हाँ जी, तो सबसे पहले तो मैं आपको रिमाइंड करवाना चाहता हूं, जो स्कैंडियम था 21, उसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन थी 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d1 एंड 4s2 थी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। हाँ जी, तो और टाइटेनियम था 22, जिसका एटॉमिक नंबर था 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d2, 4s2, ये था हमारे पास टाइटेनियम का। और फिर हमने बोल दिया था कि जो क्रोमियम है उसका जो एटॉमिक नंबर है वो होता है 24, और उसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो होनी चाहिए 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d4, 4s2, ये होनी चाहिए। बट एक्चुअल में ऐसा नहीं है। ठीक है, ये हमारी क्या थी? एक्सपेक्टेड कॉन्फ़िगरेशन। ये हमारी क्या थी? एक्सपेक्टेड कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, जो हमारी एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन होगी वो होगी 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d5 एंड 4s1। क्लियर है? ये हमारी एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन होगी या हमारी एक्यूरेट कॉन्फ़िगरेशन होगी। ठीक है, अब ऐसा क्यों हुआ? ठीक है, उससे पहले हम कर लेते हैं कॉपर का भी केस। कॉपर होता है 29। हाँ जी, 29 जो एक्सपेक्टेड इसकी कॉन्फ़िगरेशन है वो होगी 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d9, 4s2। क्लियर है? ये हमारी एक्सपेक्टेड कॉन्फ़िगरेशन है। जैसे मैंने ट्रिक से भी बोला था 29 है, लास्ट डिजिट क्या है? 9, तो हम बोल सकते थे 3d9, 4s2, बट एक्चुअल में ये गलत है। हमारी जो एक्यूरेट कॉन्फ़िगरेशन होगी वो होगी 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d10, 4s1, ये हमारी एक्यूरेट कॉन्फ़िगरेशन होगी। ठीक है, हाँ जी, तो हमने ऐसा क्यों किया कि जो एक इलेक्ट्रॉन था 4s सब शेल में, वो एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करवा दिया 3d शेल में। हालांकि इन जो शेल्स की जो एनर्जी लेवल है वो भी क्या है? डिफरेंट है। ठीक है, और यहां पर भी हमने क्या किया? 4s जो शेल है उसका जो एक इलेक्ट्रॉन है वो ट्रांसफर करवा दिया 3d में। ठीक है, हालांकि एनर्जी लेवल क्या है? सेम है। ठीक है, हाँ जी, तो एक बात तो हमें समझनी चाहिए कि जो ये हम इलेक्ट्रॉन की ट्रांसफर करवाते हैं एक सब शेल से दूसरी सब शेल में, या एक शेल से दूसरी शेल में जो इलेक्ट्रॉन की ट्रांसफर करवाते हैं वो क्यों करवाते हैं? वो हम करवा सकते हैं अगर ट्रांसफर करवाने के बाद, अगर इलेक्ट्रॉन की ट्रांसफर करवाने के बाद उस एटम में ज्यादा स्टेबिलिटी आ जाए तो। ठीक है, अगर ज्यादा स्टेबिलिटी गेन करता है कोई एटम तो हम ट्रांसफरेंस कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन्स की। ठीक है, क्लियर है? और वो ट्रांसफरेंस क्या होगी? कंपेरेबल एनर्जी ऑर्बिटल्स के बीच में। कंपेरेबल मींस जिनका जो एनर्जी डिफरेंस है वो कम हो। ठीक है, बहुत कम हो। ठीक है, ये नहीं है कि 4s है और 2s है, उनके बीच का एनर्जी डिफरेंस क्या होता है? ज्यादा होता है। ठीक है, लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि 4s और 3d का जो एनर्जी डिफरेंस है वो
कम होता है, बल्कि वो फ्लक्चुएट करती रहती है। ठीक है, तो इसका मतलब हम ट्रांसफरेंस करवा सकते हैं 3d और 4s ऑर्बिटल के बीच इलेक्ट्रॉन्स का। तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आई है क्रोमियम की और कॉपर की, वो हमने 3d5 और 3d10 क्यों ली है? क्योंकि 3d5 में और 3d10 में क्रोमियम और कॉपर एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी गेन करता है। ठीक है, और आपके पास क्वेश्चन इस तरह से आता है, क्वेश्चन एग्जाम में आपके पास आता है, व्हाई हाफ फिल्ड ऑर्बिटल एंड फुली फिल्ड ऑर्बिटल आर स्टेबल? व्हाई हाफ फिल्ड ऑर्बिटल एंड fully filled orbitals are extra stable या हाफ फील्ड ऑर्बिटल और फुली फील्ड ऑर्बिटल्स में एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी क्यों होती है? ठीक है, हाँ जी, इस क्वेश्चन को हम पढ़ेंगे। ठीक है, हाँ जी, सबसे पहले उनके जो अंदर एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी होती है, नंबर फर्स्ट सबसे पहले हम बात करते हैं सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन की। ठीक है, पहला फैक्टर होगा हमारे पास सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन। हाँ जी, आपको पता ही है जहां पर भी सिमेट्री होगी, या फिर आपको पता है सिमेट्री लीड्स टू स्टेबिलिटी, सिमेट्री लीड्स टू स्टेबिलिटी। जहां पर भी सिमेट्री होगी वहां पर स्टेबिलिटी होगी। क्लियर है? तो उसने बोला है अगर किसी भी ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफरेंस करने से, ठीक है, कंपेरेबल ऑर्बिटल्स में से अगर किसी ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन की ट्रांसफरेंस करने से उस एटम के अंदर स्टेबिलिटी और उसके एटम के अंदर सिमेट्री आ रही है, तो इसका मतलब वो क्या होगा? एक्स्ट्रा स्टेबल बन सकता है। ठीक है, जैसे मैं क्रोमियम की ही बात करते हैं। हाँ जी, क्रोमियम होगा 24 होगा। हाँ जी, इसमें होगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d4 4s2। क्लियर है? ये मैं एक्सपेक्टेड कॉन्फ़िगरेशन लिख रहा हूं इसकी। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d4 1 2 3 and 4 और 4s2। क्लियर है? ये मेरे पास एक्सपेक्टेड कॉन्फ़िगरेशन है। ठीक है, हाँ जी, अब मैं एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन लिखता हूं। एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन उसमें क्या होगा? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d5 और 4s1। हाँ जी, ये इलेक्ट्रॉन फ्लो होकर 3d ऑर्बिटल में आ जाता है। तो मैंने देखा अगर ये बनता है 3d5, क्लियर है? तो ये जो ऑर्बिटल है 3d ऑर्बिटल है वो क्या बन जाती है? सिमेट्रिकल बन जाती है। मींस अगर मैं प्लेन ऑफ सिमेट्री इधर लगाता हूं, ठीक है, प्लेन ऑफ सिमेट्री मींस अगर मैं इस ऑर्बिटल को बीच में से काट देता हूं, तो ये हाफ लेफ्ट हाफ और राइट हाफ, ठीक है, वो क्या होगा? इक्वल होगा। तो ठीक है, तो अगर वो इक्वल होता है, दोनों हाफ अगर इक्वल होते हैं, तो मैं बोल सकता हूं ये प्लेन ऑफ सिमेट्री कैरी करते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब मैंने देखा कि जो एक इलेक्ट्रॉन की ट्रांसफरेंस करने से इसके अंदर सिमेट्री आ रही है। ठीक है, तो उसका मतलब जो सिमेट्री आ रही है तो कॉपर क्रोमियम क्या होगा? एक्स्ट्रा स्टेबल बन सकता है। तो इसका मतलब मैं क्या करवा सकता हूं? एक इलेक्ट्रॉन की ट्रांसफरेंस करवा सकता हूं। तो फर्स्ट जो हमारे पास फर्स्ट रीजन रहेगा वो क्या होगा? सिमेट्रिकल बिहेवियर। ठीक है, हाँ जी, सेम केस मैं कर सकता हूं कॉपर के साथ भी।
कॉपर के केस में भी हम देख सकते हैं, कॉपर है हमारे पास, कॉपर है 29, ठीक है, 1s2 2s2 2p6 1s2 2s2 2p6 3s2 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, हाँ जी 3d9 इस तरह से कॉन्फ़िगरेशन उसकी आ रही है 3d9। ये d ऑर्बिटल है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 4s2 3d9 4s2, ठीक है। हम क्या करते हैं, एक इलेक्ट्रॉन फ्लो करवा लेते हैं 3d ऑर्बिटल में 4s ऑर्बिटल से, ठीक है। तो जो एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन बन जाती है वो बनती है 1s2 2s2 2p6 हाँ जी 3s2 3p6 3d10 और 4s1 क्लियर है। अब हम इसमें भी देख सकते हैं जो 3d ऑर्बिटल है उसमें क्या आ रही है, सिमेट्री आ रही है, ठीक है। ये हाफ इस हाफ के इक्वल आ रहा है, ठीक है, सिमेट्रिकल बिहेव। हाँ इसमें सिमेट्री नहीं थी क्योंकि अगर मैं बीच में से कट करता हूं तो इस हाफ के इधर तो 4 इलेक्ट्रॉन है बट उधर कम इलेक्ट्रॉन हमारे पास होते हैं। तो इसका मतलब कि हमारे पास जब भी ऑर्बिटल ट्रांसफरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन के कारण ऑर्बिटल में अगर सिमेट्री आ जाती है तो उसको हम क्या कर सकते हैं, एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी गेन कर सकते हैं। और इसीलिए जो क्रोमियम है और कॉपर है, ठीक है, वो क्या करेंगे 3d, जैसे क्रोमियम है 3d5 4s1 की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अडॉप्ट करता है और जो कॉपर है वो 3d10 4s1 की स्टेबिलिटी को अडॉप्ट करता है या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अडॉप्ट करता है, ठीक है। तो सबसे पहला तो केस ये रहा हमारे पास कि सिमेट्री के कारण हम इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करवा सकते हैं, ठीक है। हाँ जी, नेक्स्ट हमारे पास रीजन रहेगा ड्यू टू एक्सचेंज एनर्जी। नंबर सेकंड फैक्टर रहेगा एक्सचेंज एनर्जी। हाँ जी, एक्सचेंज एनर्जी क्या होगा, सबसे पहले तो जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं पैरेलल स्पिन में और डीजनरेट इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, वो क्या कर सकते हैं, वो एक्सचेंज कर सकते हैं अपनी पोजीशन को, ठीक है। जैसे मैंने बोला कि 3d है, 3d ऑर्बिटल है, क्लियर है, इसमें 5 स्टेट होती है, ठीक है। हाँ जी, मैं बोल रहा हूं कि 3d4 मान लो क्रोमियम है, ठीक है, 3d4 ही मैं पुट करता हूं 1 2 3 4, ठीक है, 3d4 4s2 मैंने देखा वो क्या बोल रहा है कि किसी डीजनरेट ऑर्बिटल में, डीजनरेट ऑर्बिटल आपने पहले भी पढ़ी है, डीजनरेट ऑर्बिटल होते हैं जिसमें द ऑर्बिटल इन विच ऑल द स्टेट्स हैव सेम एनर्जी लेवल, जिसमें हर स्टेट की एनर्जी क्या होगी, डिफरेंट सेम होगी, उसको हम क्या बोलेंगे, डीजनरेट ऑर्बिटल बोलेंगे। तो उसने बोला है कि जो पैरेलल स्पिन है, ठीक है, इसकी +1/2 क्योंकि डायरेक्शन क्या है, सेम है। पैरेलल स्पिन के जो इलेक्ट्रॉन्स है किसी भी डीजनरेट ऑर्बिटल में वो अपनी पोजीशन को क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, ठीक है। और उनकी पोजीशन को जो चेंज करना है या पोजीशन को एक्सचेंज कर रहे हैं, वो उनकी वजह से जो एनर्जी रिलीज होती है उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सचेंज एनर्जी, ठीक है। हाँ जी, तो मैं डिफाइन भी कर सकता हूं एक्सचेंज एनर्जी हमारे पास होती है द एनर्जी रिलीज्ड बाय द एक्सचेंज ऑफ पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ए डीजनरेट ऑर्बिटल, किसी भी डीजनरेट ऑर्बिटल में
किसी भी डिजेनरेट ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स अपनी पोजीशन को एक्सचेंज करते हैं और उसकी वजह से जो एनर्जी रिलीज होती है उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सचेंज एनर्जी बोलते हैं। ठीक है, और जितनी ज्यादा एक्सचेंज एनर्जी होगी उतनी ही ज्यादा स्टेबिलिटी होगी एटम के अंदर। तो मैं बोल सकता हूं जो स्टेबिलिटी है, स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एक्सचेंज एनर्जी के। ठीक है, जो स्टेबिलिटी होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एक्सचेंज एनर्जी के। ठीक है, और एक्सचेंज एनर्जी को हम कैसे समझ सकते हैं? हाँ जी, एक्सचेंज एनर्जी को कैसे समझेंगे? मान लो हमारे पास कॉपर का ही केस है, कॉपर का केस है। पहले मैं देखता हूं क्रोमियम का केस है। ठीक है, 24 है, मैं इसकी कॉन्फ़िगरेशन लिखता हूं 3d4 4s2 जो हमने एक्सपेक्ट की थी। 3d4 1 2 3 4 3d4 4s2। इसमें हमने देखनी है एक्सचेंज, कितनी पोजीशन को एक्सचेंज कर सकता है एक इलेक्ट्रॉन। ठीक है, हाँ जी, सबसे पहले फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, इस इलेक्ट्रॉन को देखते हैं। पहला इलेक्ट्रॉन एक तो इसके साथ एक्सचेंज कर सकता है, सेकंड इसके साथ एक्सचेंज कर सकता है और इसके साथ एक्सचेंज कर सकता है। ठीक है, हाँ जी, पहला इलेक्ट्रॉन यहां पर भी आ सकता है, यहां पर भी आ सकता है, यहां पर भी, मींस 3 केस बनते हैं। तो मैं बोल सकता हूं 3 एक्सचेंज ये दे सकता है। ठीक है, 3 पोजीशन को वो एक्सचेंज कर सकता है। क्लियर है? अब मैं देखता हूं सेकंड इलेक्ट्रॉन, इसी केस में 1 2 3 4, ये सेकंड इलेक्ट्रॉन कितना एक्सचेंज कर सकता है? इसके साथ एक्सचेंज कर सकता है, इसके साथ एक्सचेंज कर सकते हैं। 2 पोजीशन पे ये 3 पोजीशन को दो पोजीशन को ये एक्सचेंज कर सकता है। हाँ जी, 2 एक्सचेंज हुआ है इसके पास। नेक्स्ट मैं देखता हूं थर्ड इलेक्ट्रॉन। जो ये थर्ड इलेक्ट्रॉन है वो केवल फोर्थ इलेक्ट्रॉन के साथ ही क्या कर सकता है, एक्सचेंज कर सकता है। ठीक है, हाँ जी, तो इसके नंबर ऑफ एक्सचेंज क्या आए 1, तो टोटल एक्सचेंज आए हैं इसके 6 एक्सचेंज आए हैं अगर मैं 3d4 4s2 पुट करता हूं। क्लियर है? ठीक है, जितनी ज्यादा एक्सचेंज पॉसिबल होंगे किसी भी इलेक्ट्रॉन की उतनी ज्यादा उसकी एक्सचेंज एनर्जी होगी और उतनी ज्यादा उसकी स्टेबिलिटी होगी। ठीक है, हाँ जी, अब हम करते हैं 3d5 4s1 का केस। 3d5 4s1 के केस में हम करते हैं। हाँ जी, 3d5 लेते हैं ऑर्बिटल को, 3d5। हाँ जी, ये है आपके पास 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, हाँ जी, ये तो 3d4 4s2 के केस में था। एक एक्सचेंज दे सकते हैं फर्स्ट इलेक्ट्रॉन को, 2 एक्सचेंज दे सकते हैं, 3 एक्सचेंज दे सकते हैं और 4 एक्सचेंज। तो नंबर ऑफ एक्सचेंज आए 4। ठीक है, सेकंड इलेक्ट्रॉन को हम देखते हैं। हाँ जी, 1 एक्सचेंज दे सकते हैं, 2 एक्सचेंज दे सकते हैं, 3 एक्सचेंज दे सकते हैं, 3 एक्सचेंज। हाँ जी, थर्ड इलेक्ट्रॉन को हम देखते हैं, ये हमारे पास सेकंड इलेक्ट्रॉन था। हाँ जी, थर्ड एक्सचेंज को हम देखते हैं, थर्ड इलेक्ट्रॉन को देखते हैं, इसके साथ एक्सचेंज कर सकता है, इसके साथ एक्सचेंज, मींस 2 एक्सचेंज ये कर सकता है। हाँ जी, फोर्थ इलेक्ट्रॉन को हम देखते हैं, ये सिर्फ लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन के साथ एक्सचेंज कर सकता है, मतलब 1 एक्सचेंज। तो टोटल एक्सचेंज बनते हैं हमारे पास 10। क्लियर है? मींस अगर मैं इसको 3d5 4s1 करता हूं तो हमारे पास टोटल एक्सचेंज बनते हैं 10, और अगर मैं इसको 3d4 4s2 करता हूं तो हमारे पास टोटल एक्सचेंज बनते हैं 6। ठीक है, और आपको पता ही है जितने ज्यादा एक्सचेंज होंगे इलेक्ट्रॉन उतनी ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी और उसको हम एक्सचेंज एनर्जी बोलते हैं। ठीक है, और जितनी ज्यादा एक्सचेंज एनर्जी होगी उतनी ज्यादा
स्टेबिलिटी होगी। ठीक है, तो इससे हमें पता चल रहा है कि जो 3d5 4s1 कॉन्फ़िगरेशन है उसके लिए एक्सचेंज नंबर ऑफ एक्सचेंज ज्यादा है, 10 है, और उसके लिए एक्सचेंज एनर्जी भी ज्यादा होगी और उसके लिए स्टेबिलिटी भी ज्यादा होगी। ठीक है, तो इससे प्रूव हो रहा है हमारे पास कि जो हाफ ऑर्बिटल है, ठीक है, हाफ फील्ड ऑर्बिटल है, क्योंकि डी ऑर्बिटल में मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन आते हैं। ठीक है, जो हाफ फील्ड ऑर्बिटल है वो क्या होगी, एक तो सिमेट्री के कारण स्टेबल होगी और दूसरा एक्सचेंज मैक्सिमम एक्सचेंज एनर्जी के कारण स्टेबल होगी। ठीक है, और जो फुली फील्ड ऑर्बिटल है वो उसके पास क्या होगी, सिमेट्री होगी और वो सिमेट्री के कारण क्या होगी, स्टेबल होगी। और इसीलिए क्रोमियम और कॉपर का क्या होगा, इसीलिए क्रोमियम और कॉपर एक्सचेंज बिहेवियर शो करते हैं, अपनी फैमिली से अलग बिहेवियर शो करते हैं। और दोनों की कॉन्फ़िगरेशन क्या रहती है, लास्ट में 3d5 4s1 क्रोमियम की रहती है और 3d10 4s1 कॉपर की रहती है। वो अपने 4s जो ऑर्बिटल है वहां से इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेते हैं, एक्सचेंज कर लेते हैं, ट्रांसफर करवा लेते हैं 3d ऑर्बिटल में। और ये जो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये जाएगा सिर्फ सेम एनर्जी लेवल ऑर्बिटल्स के बीच या फिर कंपेरेबल एनर्जी लेवल ऑर्बिटल्स के बीच। कंपेरेबल मींस जिनके बीच एनर्जी का डिफरेंस बहुत ज्यादा कम होता है। क्लियर है? ठीक है, तो इस तरह से हम बता सकते हैं कि हाफ फील्ड और फुली फील्ड ऑर्बिटल स्टेबल क्यों होती है। क्लियर? ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे, आप पढ़ते रहिए तब तक। ठीक है, थैंक यू फॉर कोऑपरेशन।